जय श्री राम, राधे राधे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके पास एक टॉपिक लेके आई हूँ जो अखाड़े से जुड़ा हुआ है और आई होप कि आप इसे शेयर करेंगे ताकि ये मेरी आवाज़ अखाड़े तक जाए। ये जो हरिद्वार की संपत्ति है, मैं उन लोगों से कहने पहले चाहूँगी कि ये वीडियो वही लोग देखें जिनके पास अखाड़े की संपत्ति है, अदरवाइज़ अपना समय ना बर्बाद करें। मैं अखाड़े की संपत्ति के लिए बात कर रही हूँ कि मैं पहले सभी संत समाज को प्रणाम करती हूँ और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं रविंद्रपुरी महाराज जी को, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और मैं ये अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ, तो वो प्लीज़ ये आगे शेयर करें महाराज जी को। क्या मैं महाराज जी से 2 मिनट बात कर सकती हूँ? क्योंकि आप लोगों को भी हो सकता है कि कुछ सच पता लग जाए कि आप लोगों के नाम पर भू माफिया टाइप और प्रॉपर्टी डीलर और कुछ पार्षद लोग कैसी अफवाह फैलाते हैं, बदनामी की दाग आप पर लगाते हैं, जबकि आप ऐसे नहीं होते। आप एक संसार से मुक्त हुए हुए व्यक्ति होते हैं, देवदूत होते हैं, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की आवाज़, ईश्वर की रोशनी के उसमें ऑरा में होते हैं। लेकिन आपकी आंखों में एक पट्टी बांध दी जाती है प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया और पार्षद लोगों के। कैसे, जानिए आज मेरे साथ। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, हो सकता है वीडियो आप लोगों के काम आए और ये अखाड़े तक आप पहुँचाएँ। मैं पहले संत समाज जो अखाड़े के मालिक हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ क्या नियम है आपके अखाड़े के। संपत्ति जब हो किसी के नाम होती है, दादा परदादा इन सब से चली आ रही है, आगे बहु बच्चों में बांट दी जाती है और फिर वो किराया उन्हीं के नाम पर अलग अलग चलता रहता है। लेकिन जब बेटा पुत्र रतन ना पैदा हो तो क्या वो उस घर से बेटियां निकाल दी जाती है? क्या बहू बेटियां घर से बाहर निकाल दी जाती है? मुझे ये नियम बताए पहले। दूसरा, क्या पुत्र रतन पैदा करना जरूरी है? अगर ऐसा जरूरी है तो सोचो कितनी महिलाओं की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी ये सोच करके कि मेरे पास पुत्र रतन नहीं है। और फिर उसको जब भी वो सुनेगी कि उसने कंसीव किया है, गर्भाधारण किया है, तो वो जरूर चेकअप कराने जाएगी और जब देखेगी कि पुत्री है तो हो सकता है कि वो भ्रूण हत्या करवा दे। एक पाप और सर पे, किस लिए? सिर्फ एक संपत्ति को बचाने के लिए कि मुझे पुत्र रतन चाहिए। तीसरा, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ। जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और जब उनके नाम पर संपत्ति थी, मीटर मेरे नाम पर था, तो मेरे आगे नाम ट्रांसफ़र क्यों नहीं कराया गया हमारी मम्मी के, हमारे? दूसरा, हमसे किराया क्यों नहीं लिया गया? तीसरा, हमारी संपत्ति हिलने को तैयार हो रही है, जरा सा हल्का सा भूकंप आ गया तो वो संपत्ति नीचे गिरेगी। क्या ये संपत्ति को गिराने का कानून है? जान करके कि हम ये संपत्ति गिर जाएगी तो हम फ्री में कब्जा लेंगे, क्योंकि नज़र उस पर आप लोगों की नहीं, क्योंकि आप तो संत समाज हैं। आप तो आज इधर हैं तो कल उधर होंगे, कहीं उज्जैन होंगे तो कहीं नासिक होंगे। आप तो अपनी साधना में लिप्त है। लेकिन आपके नीचे जो वर्कर काम करते हैं, भूमाफिया और ये प्रॉपर्टी डीलर टाइप के लोग, ठीक है, जो ये आपको गलत अफवाह और गलत मंशा से पास आते हैं और ये बोलते हैं कि फलाने की लड़की ऐसे ऐसे कामों में इन्वॉल्वमेंट है, मोहल्ला गंदा किया हुआ है, और 2-4 लोगों के जो उन्हीं के ग्रुप के गैंग होते हैं उन्हीं से साइन करवा करके, पुलिस से सेटिंग करवा करके, नेताओं की तो आजकल बहुत अच्छी सेटिंग है पुलिस से, तो पुलिस भी झूठ FIR दर्ज लिखवा देती है कि मोहल्ले में गंद है और इस तरह से महिला पाई गई है, और उस पर्चे को आपके पास ला के दिखा दिया जाता है। आप उसे पढ़ते हैं, आपको लगता है कि ये तो सही बोल रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर का एक उस पर एक राज छुपा होता है, प्रॉपर्टी को हड़पने की, हथियाने की, और 10 रुपये की चीज़ पे अपना कंस्ट्रक्शन बना करके उसको 100 रुपये में बेचने का एक मुनाफा कमाने का जरिया होता है, जिसके कारण काफ़ी महिलाएं बर्बाद हो रही हैं। कुछ ऐसे कांड होने लगे हैं जो अखाड़े के नियम से बाहर हो रहे हैं। अब जैसे अखाड़े में सोचते हैं कि अखाड़े में सेटिंग करनी है तो क्या करते हैं, किसी की वाइफ को प्यार में फंसाते हैं, किसी की बहन को वाइफ में फंसाते हैं, दादी और बुआ को अलग मैनिपुलेट करते हैं, चाचा चाची को अलग करेंगे, बच्चियों को अलग करेंगे, और घर हो जाता है बर्बाद। और मुनाफा किसने ले लिया? सारा का सारा प्रॉपर्टी डीलर ने। इतना मुनाफा तो संत समाज भी नहीं कमाता जितना मुनाफा प्रॉपर्टी डीलर, बीच के बिचौलिए जो होते हैं, ये कमा लेते हैं। लेकिन फ्री में हथियाने के चक्कर में ये सोचते हैं कि बेटियों को बर्बाद कर दो, इनके साथ गलत आचरण करके इनको देह व्यापार में डाल दो, और फिर उनकी ये चीज़ें, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो अखबार में आई हुई फोटोएं हो, तो वो अखाड़े तक पहुंचा दी जाती है कि मोहल्ला गंदा कर रखा है महाराज जी, इसलिए मोहल्ले में मार पिटाई हुई, लड़कियां निकाली गई हैं और इसको आप संपत्ति को खाली कराएं।
इन्हें बनाने मत दो, इनसे किराया मत लो। अगर कल ये सवाल उठता है आप ये संपत्ति हमसे खाली कराएंगे तो आप यही तो बोलेंगे कि ये तो झरझर हो रही थी, इसे क्यों नहीं मेंटेनेंस कराया, पहला पॉइंट। दूसरा, हाँ, आपने किराया क्यों नहीं दिया। एक बार बताए ना, जब हम किराया देने जा रहे हैं तो वो ले नहीं रहे, मना कर रहे हैं, आखिर क्यों। और जब मुझे वो संपत्ति अपने पिताजी की, जो स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की है, तो जो मेरी दादी के द्वारा बंटवारे में आई थी हमारे हिस्से में, वो मेरी दादी स्वर्गीय किशन दास काका जी की सेकंड वाइफ है। आपको क्या लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसाफ करेंगी। संपत्ति किस लिए दी थी, एक मेरे लिए, कि जब मैं उनके 15 साल सेवा करी, बेचल आना जाना ले जाना करना, उनके घर में पोछा झाड़ू करना, मैंने एक अपनी ज़िंदगी उस घर में एक नौकर की तरह व्यतीत करी है, जिसका फल अगर मुझे वो जो मिला है तो मेरे को जैसे ही मिला है वो मुझसे छीन लिया गया है। मेरे पितरों की संपत्ति हमसे छीन ली गई है। हमें दुख पितरों की संपत्ति का नहीं है, अब हमें दुख ये है कि उस संपत्ति के पीछे मेरी बहन हिमानी अरोड़ा की जिंदगी बर्बाद हो गई, जो पूरा मोहल्ला भी चुप बैठा है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट भी जवाब नहीं दे रहा कि आखिर हिमानी क्या मारी गई है बेरियों के द्वारा, मैं है या बेरी परिवार ने मार दिया, या ये साजिश बेरी परिवार के साथ मिलकर शांति अरोड़ा जी की थी और मेरी बुआओं की थी। क्योंकि मेरे को ऐसे घर में डालने का क्या मकसद था। एक वेश्या, एक रूमा बेरी, एक हरिद्वार की वेश्या ही है जो मेरे सामने ये काम करती थी, और इसने मेरे को कितनी तरह से टॉर्चर किया है ये मैं ही जानती हूँ। कैसे कैसे शब्दों से अपमानित किया है, कैसे कैसे मुझे सीन दिखाए गए हैं घर के अंदर, तो वो मैंने झेला, ये सोचकर कि वो मेरा कर्मा है। सिर्फ क्यों कि मैं ये डरती थी इस महिला से, रूमा बेरी से, इनके बेरियों के परिवार से, क्योंकि इन्होंने ये मुझे कहा था कि हम जान से ख़त्म कर देते हैं, हमारे आगे जुबान मत हिलाइयो। मेरे पास तो पुलिस भी मेरी, वकील भी मेरे, और नेता भी मेरे, और संत समाज भी मेरे। मेरी सास रूमा बेरी जी ने जिन जिन की मुझे धमकियाँ दी थी, मैं आज समाज के सामने बोलती हूँ। जो जयराम आश्रम में ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी कोई महाराज जी हैं, मैंने इनको फोटो में देखा है, लेकिन नाम भी मुझे ब्रह्मस्वरूप करके है, वो पुरुषोत्तम चाचा, ठीक है, इन दोनों की थी। सतपाल महाराज जी, ओम प्रकाश अंकल जी की, जो ओम प्रकाश जगदम्बनी अंकल हैं हमारे गंगा विहार कॉलोनी के, ये मेरी सास ने इनके नाम से धमकाया है। जो और एक पूनम भगत आंटी है, वो जिनको मैंने आज तक सामने से नहीं देखा है, मीडिया में ही देखा है मैंने उनको। बिट्टू पालीवाल जी और संजय पालीवाल जी, पालीवाल परिवार का तो इनका शुरू से ही था। इन लोगों ने मुझे इतना धमकाया हुआ है। और एक सत्यम बिहार के एक राहुल बेरी जी के मित्र है राजेश चौधरी जी, ये मेरी सास के तो खास है। इन्होंने, मेरी सास ने इन सबके नाम लेकर के मुझे इतना धमकाया, तो मैं डर गई और मैं कहीं नहीं निकल पाई। मैं सोची थी कि मैं महाराज जी से निरंजनी अखाड़े में जाकर के डायरेक्ट बात करूं, बात को रखूं अपनी, लेकिन मेरे को रास्ता नहीं मिल पा रहा था, ना मेरे पे पर्सनल नंबर था। मैं जिससे भी मांगती थी रविंद्रपुरी महाराज जी का, तो वो मेरे को कोई नंबर नहीं देता था, जबकि मुझे पता था कि उनके पास ये नंबर उनका है, क्योंकि ये उनके कांटेक्ट में रहते हैं ये डीलर लोग। लेकिन मुझे ये कह दिया जाता था कि वहाँ क्या करने जाएगी, अरे वो महाराज तो तुम्हें देगा ही नहीं, बेटियाँ तो वारिस होती नहीं है। महाराज जी ध्यान से सुनिए, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपको एक जो आप बंद आंखों से साधना करते हैं उसके पीछे का सच बता रही हूँ मैं आपको, कि ये सब हो रहा है। जो आपका स्टाफ अंदर बैठा है, जो प्रॉपर्टियों पे साइन कराते हैं, जो भी एक अंदर बैठे हैं प्रॉपर्टी के लेन देन के क्रय विक्रेता, ये सब अपने मुनाफा कमाने के चक्कर में बहुत गलत बोलते हैं आप लोगों के। और जो बोलता है मैं आपके सामने बैठ करके बोल सकती हूँ, उनके मुँह पे भी और आपके, क्योंकि मेरे लिए कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग या मेरे लिए स्क्रीनशॉट मायने नहीं रहता। मैं अगर पीठ पीछे अगर ऐसा बोल रही हूँ तो मैं सामने भी वही रहती हूँ, मेरे लिए एक ही बात रहती है, इसलिए मैं बुरी रहती हूँ। मैं एक ही बात बोलती हूँ, मेरे अंदर नहीं है कि मैं पीठ पीछे कुछ और बोलूँगी और सामने आकर के अगर बात करानी पड़े महाराज के आगे तो वो मुकर सकता है, लेकिन मैं नहीं मुकर सकती। आप मुझे अग्नि पे भी बैठ करके बोलेंगे ना इस पे बोलना है, तो मैं तब भी बोलूँगी। सच तो सच रहता है ना, डरना किस बात का। जो बोला है, किसी एक ने मुझे बोला कि अरे रविंद्रपुरी महाराज जी के पास जाएगी, वो तो बदमाश है, बता तेरे को क्या काम करना है। जी हाँ, उन्होंने ऐसा बोला है, और वो बड़ा अच्छा पावरफुल आदमी है, ठीक है। वो अपनी पावर से बड़ी अच्छी नेतागिरी दिखाते हैं, लोगों पे दबाव बनाना। दूसरे एक ने कहा अरे क्या करेगी रविंद्रपुरी महाराज जी के पास जाके, वो तो उन्हें फिल्म नहीं देखी, आश्रम फिल्म बॉबी देओल की,
अच्छा, उस वक्त मैंने कहा ये आश्रम फिल्म बोल रहा है, तो मेरे दिमाग में भी खुरापात आई, तो उसकी बात सुनी और मैंने तुरंत ही यूट्यूब से आश्रम फिल्म निकाली और मैंने देखा, मैंने कहा आश्रम फिल्म बोली, देखो तो क्या है बॉबी देओल की आश्रम फिल्म। तो तब देखा तो उसमें ऐसे कांड दिखाए गए हैं, पर मैं आप पे ये नहीं कह रही कि आप ऐसे हो, मतलब मुझे मैनिपुलेट ऐसा किया जा रहा है कि ये ऐसे। एक तीसरे से कहा कि मेरे को महाराज जी से मिलना है निरंजनी अखाड़े में, जरा मुझे मकान मेरा हिल रहा है और मकान कल गिर जाएगा तो दुर्घटना भी 2-4 की हो सकती है और दिक्कत परेशानी आएगी, तो इससे बढ़िया मैं महाराज जी से बात करूं कि मुझे मकान को ठीक करने दो, मेंटेनेंस करने दो और फिर अपना पूरा किराया भी लो। आप आखिर मेरा किराया ना लेने का कारण क्या है? लेकिन मेरे से कोई किराया लेने को तैयार नहीं हो रहा है। तो किसी ने बोला अरे वहाँ मत जा, जैसे राम रहीम लोग था ना, वो जो जेल में बंद बैठा है आसाराम बापू, ये अखाड़े में भी ये सब काम चलता है। पता लगा तू अंदर गई कमरे में और वो महाराज ने कहा मैं भी आ रहा हूँ, उधर से वो पीछे से दूसरे वाले रूम से रास्ता बनाया होता है इन्होंने और इधर से घूम करके आएंगे और इधर से तेरा गेट बंद कर देंगे, तू अंदर ही परमानेंट बंद हो जाएगी। पता लगा बेरी को भी नहीं पता लगा कि तू कहाँ गई थी और तेरा फोन भी छीन लिया जाएगा। जैसे तेरी बहन नहीं मिल रही है, ऐसे क्या पता ये महाराज लोग भी तेरे को बंद कर दे। अरे छोड़ छोड़, कहाँ संपत्ति के चक्कर में पड़ रही वहां पर। मैंने फिर भी बोला कि मुझे साथ ले जाओ। अरे क्या करेगी साथ जा करके, तू छोड़ ना, जो होगा देखा जाएगा, जब संपत्ति गिरेगी गिरने दियो, अखाड़ेगी तो मरने दे। महाराज जी इस टाइप से लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, ये रियलिटी है। बिल्केश्वर महादेव की कसम, जिसकी मैं बचपन से भक्त हूँ, लेके मैंने भी नहीं जाना और लेके आप लोगों को भी नहीं जाना, लेके कोई लेके नहीं जाता। बस खुले हाथ आए थे खुले हाथ जाएंगे। लेकिन इस तरह से अगर आपका अपमान हो रहा है, आप पे दाग लगाया जा रहा है, कितनी ये सच्चाई है, ये आप भी जांच बिठाए और मैंने तो अपनी जांच कर भी ली है। संत समाज में ऐसा कोई होता होगा? अगर संतों को उद्धार करना है तभी तो संत बन रहे हैं, तभी तो धरती बची हुई है। जो धरती है हमारी, जो इतने मंत्र से, इतने उच्चारण से, मंत्र से आप पवित्र कर रहे हैं, इस ओरा को पवित्र कर रहे हैं। जिस भूमि पे आप कहीं भी रह रहे हो, वहाँ जाकर के जब आप जाप करते हैं, उस पवित्र नगरी को आप के मंत्रों से ये भूमि बची हुई है, जो पढ़ले आने को अभी रुकी हुई है। जिस दिन महादेव का त्रिनेत्र खुलेगा वो सारा भेजेगा। आप संत समाज के कारण, एक जो हमारी साक्षात गंगा माँ बह रही है, जो हमारी धरती को स्वर्ग बना रही हैं, तो इन दोनों के कारण ही हम लोग जी पा रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं समझते और संत समाज को बुरा बोलते हैं और हमारी जैसी बेटियों को माइंड में ही सेट कर देते हैं कि हर एक व्यक्ति गंदा है। हालांकि हमने अपना माइंड नहीं बनाया, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये सच रख रही हूँ, इसकी जानकारी बिठाए और सारे सिस्टम अपने जो नियम है उनके जरा नियम चेंज करें। जैसे एक लीगल संपत्ति के नियम होते हैं कि सामने आकर के बात होती है, सामने बंदा देखता है और जिसको भी लेन देन करना है वो सामने देखेगा, उसकी शक्ल देखेगा, उसकी बात करेगा, उसके सिग्नेचर भी वहीं लेगा, उसके कुछ कैमरा भी वहाँ लगाया जाए, एक फ़ोटो भी खींची जाए। एक अखाड़े में ऐसी सेटिंग कर लीजिए आप भी कि एक अखाड़े में फ़ोटो खींची जाए, लीगल संपत्ति लगाई जाए, लीगल अखाड़े की मोहर लगाई जाए, सब कुछ कि आपके अंडरटेकिंग ये संपत्ति क्रय विक्रय हुई है, चेक के द्वारा हुई, कैसे हुई, ये सब आप ये नियम कीजिए। और किराए का भी आप समय पे किराया लीजिए ना, जो नहीं दे रहा है उनका ना लेने का भी कारण उनसे रिटर्न में लीजिएगा और जो दे रहा है तो उनसे भी लीजिएगा। फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है, संपत्ति गिर रही है या मर रही है, फिर तो वो अपना बनवाएगा ना। जब वो उसके साथ दिक्कत होती है, हर एक बंदा चाहता है मेरा घर स्वर्ग सा हो, वो तो बनाएगा ही ना। अब वो उसको बनाने के लिए रोक टोक लगाई जा रही है, तो संपत्ति तो पुरानी हो गई है, ईंटें कितनी पुरानी हो गई हैं, एब्जॉर्ब हो रहा है पानी उनके अंदर, तो इसलिए अंदर ही अंदर भूखंड खराब हो जा रहा है। तो आप ये फ्री कर दीजिए ना। ये कहते हैं कि भाई अखाड़े की संपत्ति बनाने के लिए पहले पैसे देने पड़ते हैं, काफ़ी लोग ने बताया, आप ये फ्री कर दीजिए। वो वाली संपत्ति वो थोड़ी सी मजबूत तो बन जाएगी, दोबारा से नई ईंटें, नया कंस्ट्रक्शन खड़ा होगा तो कहाँ से गिरेगा। लेकिन ये कह दिया जाता है कि वो संपत्ति में बेटियां वारिस नहीं होती, बेटे वारिस होते हैं। जैसे ये नियम बनाया गया हमारे मोहल्ले पुष्पी के, क्योंकि उसकी बुआ यहाँ रहती थी। अब मैं महाराज जी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, छोटी हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने मन की बात आपके पास रखना चाहती हूँ। जब माता पिता एक बेटी का विवाह कर देते हैं, ये तो उसका भाग है कि आगे जाकर के उसके कैसे निकलते हैं ससुराल वाले। जब वो अगर डाइवोर्स लेके आती हैं किसी मजबूरी में, क्योंकि कोई भी महिला नहीं चाहेगी मेरा जल्दी से डाइवोर्स हो। अगर उन्हें डाइवोर्स लिया है तो 100 बार ही सोचा होगा महाराज जी, वो कहाँ आएगी, अपने मायके में तो आएगी, अपने पिता की संपत्ति पर तो आएगी, अपने भाई की संपत्ति पर तो आएगी। और जब एक पिता जब 5 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर लेता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है तो पिता के बराबर ही ना, सारे बच्चे तो उसके बराबर ही है ना।
इसमें लिंग भेद करने की क्या ज़रूरत है कि ये लड़की है लड़का है? खून तो वही है, डीएनए तो वही है, ठीक है। वो जो हमें गोत्र मिलता है, हमें डीएनए मिलता है अपने समाज, अपने पिता से, अपने दादा परदादा से चलता आ रहा है, चाहे उसमें 5 बच्चे हो चाहे 8 बच्चे हो, राइट। लेकिन अगर एक बेटी का तलाक हो जाता है और वो अपने पिता के पास आके रहती है, उसका पिता एक रूम दे देता है, तो फिर उन भाइयों को क्यों प्रॉब्लम होती है कि ये यहाँ क्यों रह रही है और ये वहाँ क्यों रह रही है? ये तो डिसीजन उसके पिता ने लिया है कि ये यहाँ इस वाले कमरे में रहेगी। लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ जो आगे होती है वो उनके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लग जाती हैं कि ये तो यहाँ नहीं रहेगा, इस संपत्ति पे नहीं रहेगा, उस संपत्ति पे नहीं रहेगा, और झूठी झूठी अफवाहें फैला करके पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कि इसने मारा उसने मारा। क्या ये कानून नहीं सुधरेगा? ये सुधर सकता है। सिर्फ क्यों? संत समाजों की आंखों पे पट्टियां बांध दी गई है इनके जैसे भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर और नेताओं पार्षदों के द्वारा, और कुछ नहीं है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी को हथियाने की साजिश है। बेटा हो चाहे बेटी हो, एक जैसे एक समाज के लिए है। बेटियां नहीं पैदा होंगी, समाज कहाँ से बढ़ेगा? कहाँ से बच्चे पैदा होंगे? कहाँ से वंश बढ़ेगा आगे? ऐसा संसार तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। और अगर इसी तरह से झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है अखाड़े के बारे में, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमारी जो बहू बेटियाँ एक महाराज लोगों को एक भगवान के रूप में देखती हैं, तो उनके मन में और दिमाग में ये आ जाता है ये देख करके, अरे ये भी ऐसा है क्या? होता है ना एक खौफ, अरे ये महाराज भी ऐसे हैं क्या? अरे नहीं यार, आजकल तो आश्रम फिल्म भी देखी थी मैंने, ये आजकल सारे ऐसे ही हो रहे। कई लोग ऐसी बोल देते, एक खौफ, ताकि हम अपने मन की बात एक गुरु की शरण में ना बता सके, ताकि हम गुरु के पास बैठ करके अपने मन की बात को खुलकर ना बता सके, ताकि हम एक गुरु की शरण में ना जा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त ना कर सके, ताकि हम ये गुरु को ये एक सच्चाई ना बता सके कि आप अखाड़े में तो रहते नहीं हो, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में कुछ ऐसे भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में कैसी गलत कार्य कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का लेन देन जो लीगल नहीं हो रहा है, बेटियां बर्बाद करी जा रही है, धमकाया जा रहा है और उनसे छीना जा रहा है, और अपने नाम पर ये प्रॉपर्टियां करा लेते हैं, झूठे साइन करा लेते हैं, और धमका के माफिया टाइप के लोग जो है बेटियों से धमका के, माँ से धमका कर साइन ले लिए जाते हैं। मेरी मम्मी से भी इन्होंने साइन लिए हैं। मेरी मम्मी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसके लीगल पेपर मेरे पास है, और मेरी बहन नाबालिग थी, और मेरी बहन को इन्होंने इतना टॉर्चर किया मोहल्ले वालों ने, और झूठी अफवाह, जैसे ही मैंने आपको लड़कों के नाम बताए मोहल्ले में, गगन सोटी, धीरज, गगन रोहिला, और ये पुष्पेंद्र और भोला, पिंकी, छाया का परिवार, इन सब ने, इन्हीं की जैसे सोसाइटी के लोगों ने साइन कर करके एक वहाँ दे दिया जाता है चौकी में कि ये एक खराब लड़की है। मेरे लिए भी दिया था पुष्पी ने, मेरे लिए भी काफ़ी दिया था, और जिन जिन लोगों ने साइन करे थे वो भी मुझे पता है किन किन लोगों ने साइन करे थे, कि मैं एक देह व्यापारी और वेश्याग्रती औरत हूँ, मैं धंधा करती हूँ, उस मोहल्ले में गंद फैला रखा है, और मैं अपनी माँ को बहुत मारती हूँ। इस तरह से इन्होंने गलत फैलाया, सिर्फ क्यों? संपत्ति हड़पने के लिए। और ये सारा तमाशा मेरी दादी स्वर्गीय किशनदास काका जी की सेकंड वाइफ ये बड़े अच्छे तमाशे देख रही थी। सोचिए, जिसकी पोती के साथ बदतमीजी हो रही हो, मोहल्ले के लड़के गंदी गंदी गालियों से उसे पुकारते हो, और मेरी दादी ऊपर से देखती हो, और मेरी दादी के मुँह से एक आवाज़ भी ना निकलती हो कि क्यों इसको गाली दे रहा है। और खबरदार तो ने मेरी पोती को कुछ कहा, कुछ नहीं, उनने कहा मजे लो, अशोक जी तो चले गए, मुझे तो वापस मकान लेना है, इसकी माँ को भी यहाँ से हटाया जाए, बहन को भी हटाया जाए, और इसको तो मैंने कोठे में डाल ही दिया है, ये अपना नाम निपटेगी वेश्या के पास, रूमा बेरी के, क्योंकि पुराने कॉन्टेक्ट थे मेरी दादी से, कैसे थे वो आगे राज खोला जाएगा। तभी ये डीलिंग हुई है, ये देवदास पिक्चर और पारो की और शाहरुख खान की पिक्चर की, कि बचपन का रिश्ता, बचपन की लेन देन, कि अपनी पोती हमें दे देना और मकान भी हमें दे देना। मैं सब जानती हूँ, ऐसे अगर दादी होती तो मुझे ऐसे समाज में शादी नहीं कराती। जब इतने इज्जतदार पति की पत्नी बनी है ये, तो फिर इतने इज्जतदार पति की पत्नी होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी पोती को ऐसे घर में डाल दिया, जो उसके बाद डालने के बाद तो भूल गई कि मर गई है जिंदा है। पापा मेरे सही कह गए थे जाते जाते कि सड़क के कुत्ते पे विश्वास कर लियो, क्योंकि कुत्ता बड़ा ईमानदार होता है, लेकिन दादी और बुआ पे मत करियो। मेरे पापा ने जाते जाते मुझे अस्पताल में सब बता दिया था दादी, जब मेरे पापा ने बुआ की बनाया हुआ दलिया फेंक दिया था, याद करो, याद होगा वो सीन आपको, जब मेरे पापा ने हटाई प्लेट, मैं नहीं खा दलिया, बुआ दलिया बना के लाई थी। मेरे पापा मुझे सब कुछ बता गए थे।
क्योंकि जाता हुए आदमी को सब कुछ दिखाई देता है और उन्होंने मुझे सब चीज़ बता दिया था। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो मुझे नरक मिल जाए, क्योंकि मैं पितृनारायणी शिला पे भी कसम खा सकती हूँ, माया देवी पे भी, जो साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं। हरिद्वार को संभाल रखा है उन्होंने अपनी कृपा से। मेरे पापा बहुत कुछ बता के गए थे कि ये तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, पर उनकी बात सच निकल गई। अगर छीनना ही था तो दिया ही क्यों था? ये क्या नाटक था बुआओं का? जब मेरे पापा मरे चिपक चिपक के रो रहे थे, हाय भैया चला गया, भैया चला गया। क्यों भैया चला गया? नहीं, बीएचएल की फैसिलिटीज चली गई थी आप लोगों की। आपका जो एक स्वार्थ था, एक लालच था, वो सब खत्म हो गया था कि अब बीएचएल की फैसिलिटीज खत्म, भैया जो पैसे देते हैं, जो माँ को पैसे देते थे, सब कुछ करते थे, तो वो कैसे होगा? चलिए, मेरी वीडियो आपको कहाँ तक सही लगी मुझे कमेंट करें, और मैं महाराज जी से कहूँगी कि प्लीज़ अपने अखाड़े के अच्छे से नियम बनाएं, क्योंकि आप एक तो संत समाज हैं, देवी ऊर्जा के परमात्मा के देवदूत हैं। आप गलत अन्याय नहीं करेंगे किसी के साथ भी। हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है ना? उनका आशियाना अगर ये भू माफिया और प्रॉपर्टी डीलर इस टाइप के और नेता लोग अगर मिलकर के हम सबको हटाएंगे और वहाँ पर ये अपने अपने होटल धर्मशाला इकट्ठा करेंगे, तो सोचो ये समाज और ये गृहस्थ समाज कहाँ जाएगा? महाराज जी, आप समझदार हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आप तो अपनी पवित्र ऊर्जा से, आप अपनी ट्यूशन से सब देख सकते हैं क्या चल रहा है। बस आपके आंखों पे पट्टी बांध ली जाती है भूमाफियों के द्वारा और ये प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा। वहाँ खड़े में आकर के महाराज जी नहीं मिलेंगे, जबकि महाराज जी अंदर होते हैं। मैं बहुत पहले कभी सोचती थी, सोचा, मैं 1-2 बार आई तो वहाँ आप लोग नहीं मिले। वो 1-2-4 लोग हैं वहाँ पर, उन्होंने बोल दिया जो अंदर बैठते हैं, महाराज जी नहीं मिलते, महाराज जी के इतना टाइम नहीं है, बताओ क्या काम है, हम अपना बात कर लेंगे। वो खुद ही वहाँ पर एक तरह का सोचता है कि मैं मुनाफा खा लूँ। उस व्यक्ति ने मुझे आज तक आप तक मिलने नहीं दिया महाराज जी, और ना मेरा किराया जमा हुआ और ना मेरी छत बनाने दी है, क्योंकि छत हिल रही है। कल अगर नुकसान हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप या मैं? मेरे से किराया नहीं ली जा रहा है, मेरी गलती है या उनकी गलती है? आप लोगों की जो मेरे से किराया नहीं लिया जा रहा, आखिर किराया नहीं लिया जा रहा है, इसका कारण बताएं। आप इसका कारण ये बताएंगे कि प्रॉपर्टी झरझर हो रही है, तो जब प्रॉपर्टी को मैं बना रही हूँ तो आप रोक क्यों रहे हैं कि नहीं बनेगी? आखिर क्यों? और मेरे घर में ये ताले लगे हुए 3, आखिर क्यों? किसने मना करवाई? क्या मेरी दादी ने? मैंने तो ये भी सुना था मेरी दादी बुआ जा करके भी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी, कुछ पार्षदों नेताओं के द्वारा और कुछ दबंग लोगों के द्वारा, कि इनको बेघर कर दिया जाए, मेरी मम्मी, मेरी बहन हिमानी और मेरे को। इसलिए इन्होंने अलग अलग मैनिपुलेट किया और चाल में कामयाब हो गए। गद्दारी पसंद नहीं है, प्यार से तो मेरा दिल भी निकाल के ले जाओ, प्यार से मेरा दिल भी निकाल के ले जाओ। अपने को गद्दारी पसंद नहीं है, ना मैं करती हूँ, और ना अपने साथ जो मेरे साथ होती है ना गद्दारी, वो मैं बर्दाश्त करती नहीं हूँ। अगर आज मैं बचपन से लेकर पहली बार अगर आज बोल रही हूँ तो मैं पहली बार बोल रही हूँ। काश ये आवाज़ मैंने पहले उठा ली जाती तो मेरी मम्मी की भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, ना मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होती। लेकिन पापा के जाने के बाद हम तीनों को बर्बाद करने में पूरा का पूरा योगदान है अरोड़ा फैमिली का और बेरी परिवार का, और मोहल्ले के ये लोग जो मैंने बताया ना, रविंदर टारगेट, इनने कौन सा हमें जीने दिया? ये हैं, इनके तो ऐसे ऐसे राज है ना, अगर खोल दिए तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और पड़ोसियों पे विश्वास उठना शुरू हो जाएगा कि पड़ोसी भी ऐसे होते हैं। समय आने पे खोलूंगी ताकि ऐसे रावण और राक्षस जैसे लोगों से अपनी बेटियां और बहनें बचाई जाएं। ये मुद्दा आज का ज़रूरी था कि मैं महाराज जी से कहना चाहती हूँ कि अखाड़े के नियम लीगल कैसे होते हैं, क्या क्या नियम है, लड़कियाँ वारिस हैं या बेटे वारिस हैं, क्या जब बेटी के साथ कोई दुर्घटना हो क्या वो अपने पिता की संपत्ति पे नहीं रह सकती, जब बंटवारे पहले हो चुके हैं तो वो दोबारा वापस कैसे जाएगी, क्या नाता नातिन का हक है या पोता पोतियों का अधिकार है, ये पहले ही आप ये सारे नियम बना लीजिए। अगर इस तरह से अगर ये हो जाएगा कि बेटियां वारिस नहीं होती तो तलाकशुदा औरतें कहाँ जाएंगी, आप ये सोचिए ना, फिर वो गलत आचरणों में जाएगी। यही तो होगा। तलाकशुदा लड़की हो चाहे बीमार लड़की हो, मजबूरी वाली लड़कियां हो जिनको संपत्ति की दिक्कत हो रही है, वो आप ही की तो संपत्तियों में रहेंगी जो लीज पर अपने दादा परदादा के नाम पर आ रही हैं।
नहीं तो ऐसी तो भी सारी संपत्तियां खत्म हो जाएंगी। कुछ बहुओं और बेटियों को जला दिया जाएगा, कुछ बहुएं अपना आप आत्महत्या कर लेगी कि मेरे पास तो 4 बेटियां हो गई हैं और लीगल संपत्ति का वारिस पैदा नहीं हो रहा। मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी ऐसी महिलाओं की, यह सोच करके कि मुझे पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हो रहा है। और कितनी बच्चियों का भ्रूण हत्या हो जाएगी ये सोच करके कि मेरे गर्भ में एक बेटी है। तो इसे हटाया जाए, रिमूव किया जाए और दोबारा से फिर ट्राई किया जाए एक पुत्र रत्न के लिए। क्यों? क्योंकि अखाड़े की संपत्ति पे उसको वारिस बनाना है। अगर ये नियम कोर्ट का नहीं है, कोर्ट में भी तो जो हमारी पर्सनल संपत्तियां होती है उसमें तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है ना सरकार का या सुप्रीम कोर्ट का कि भाई बेटा ही वारिस होगा, बेटियां नहीं होगी। सब चीज़ आजकल तो बेटियां भी वारिस बनाई जा रही है और जिनके दामाद होते हैं, जिनके पास पुत्र रत्न नहीं होती, उनको भी वारिस बनाए जाते हैं। तो आखिर क्यों ये नियम, आपके नियम अलग क्यों चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से हम भी तो दुनिया में रहते हैं, ब्रह्मांड की एक शक्ति में सभी नीचे रह रहे हैं, एक ही नियम सबके हैं, हम वही हवा खा रहे हैं, वही हम पानी पी रहे हैं, चाहे संत समाज हो चाहे हमारा गृहस्थ हो, लेकिन नियम अलग क्यों हो रहे हैं? आखिर क्यों? विचार किए जाए, आखिर नियम अलग क्यों हो रहे हैं? और ये पड़ोसियों की, भूमाफियों की, बिन पेंदी के लोटों की आग लगाओ इन सबके, और ये जो आग लगाने का, मिट्टी के तेल का, पेट्रोल का, ये सब का इस्तेमाल करते हैं पड़ोसी मिल करके और भ्रमित करते हैं अखाड़े में जा कर के अपने सिर्फ जाल साजिश पे फंसाने के लिए। और अगर ये संपत्ति हमने नहीं बेची तो हमें धमकाया जाता है, गाली दी जाती है, तो भी हमने अगर हिम्मत नहीं तोड़ी तो मजबूरन एक लड़के को प्यार में फंसा करके, उसके प्यार में उसको मैनिपुलेट करके, फंसा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर, उसकी वीडियो बनाकर उसे टॉर्चर किया जाता है। फिर वो ही वीडियो मोहल्ले में दिखाई जाती है जिसके कारण वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। जैसे मेरी बहन भाग चुकी, वो तो भाग गए, कुछ तो भाग जाते और कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। ये अगर चलता रहा तो महाराज जी सारा मोहल्ला खराब हो जाएगा। और इनकी जैसी लोग वहाँ पे पार्षदों ने, नेता लोगों ने छोड़ रखे ये कि भाई ये वाले जो नीचे छोटे होते हैं ना, 3rd क्लास टाइप के, पुष्पेंद्र शर्मा, धीरज, सत्यम, गगन सोढी, इन टाइप के लोग जो है ना, ये लड़कियों को बर्बाद करते हैं, परेशान करते हैं। पुष्पी तो अपनी बुआ को ही नहीं रहने दे रहा है वहाँ पर, इतने सालों से वो औरत वहाँ रह रही है बुआ जी, उसके साथ भी पंगे हो रहे हैं। तभी तो ये नियम बनाया जा रहा था कि बेटियां वारिस नहीं होती, बेटियां वारिस नहीं होती। पुष्पी ने तो अपने नियम अपने ही पूरे मोहल्ले को लागू कर दिए। क्या ये हाई कमांड का जज है क्या? अगर उस मोहल्ले में हमारी जैसी लड़कियां रह रही हैं तो इनके जैसे लड़कों से इतना खौफ और इतनी आतंकियां पहुंच गई है महाराज जी कि जीने नहीं दे रहे हैं। और अगर ये पूरा मोहल्ला कंस्ट्रक्शन गिर रहा है तो आप सबको एक एक ऑर्डर दो कि वो सब घर को बनाए। लेकिन ये कोई है कि आप संपत्ति छीनने के तो ये पूरा मोहल्ला इतना जो गृहस्थी में जो बस रहा है, तो आत्महत्या करके फांसी लगा के खुद मर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? चलो किसी के पास पैसा होगा वो तो बना लेगा अपनी एक संपत्ति, लेकिन वहाँ पे जो कुछ गरीब लोग हैं जिनकी रोटी खानी भी दुर्लभ है, तो वो क्या अपनी संपत्ति बना लेगा? आप तो ये कह देंगे कि चले जाओ यहाँ से, वो बेचारा कहाँ जाएगा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सड़क पे तो सोएगा। और लेकिन आप ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन ये जो भूमाफिया बैठे हैं ना, और मैं अखाड़े में कह रही हूँ, आप अच्छे नियम बनाएं, जैसे एक लीगल कोर्ट के होते हैं, एक कैमरा भी लगाएं, वहीं पर ही आप 5 उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो लीजिए, और जिसने लेन देन करा है उसके सामने बैठकर बात हो, और जिसकी मेन संपत्ति है उसको सामने बुलाया जाए। ये नहीं कि प्रॉपर्टी डीलर बीच में लेन देन कर रहे हैं, महाराज जी वो तो बाहर गया हुआ, वो ये बिस्तर पे पड़ा है, वो तो आया नहीं है। महाराज जी मैं आपसे कह रही हूँ बहुत गलत हो रहा है, आप अखाड़े में छानबीन कराइए। लेन देन सब ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन आपको कोई खबर नहीं हो रही है। किसी के नाम की रजिस्ट्री, मकान नंबर कोई और, कुछ नहीं हो रहा। कानून आप इसके लिए सख्त कीजिए जैसे हमारी गवर्नमेंट बना के रखती है। बाकी तो आप मालिक हैं, आप समझदार हैं, अंतर्यामी है, आप ईश्वर की देन है, आप सब समझ सकते हैं कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। और जो नीचे स्टाफ बैठा हुआ है, जो प्रॉपर्टी को लेन देन, कागजी नकली कागज, एफिडेविट कुछ अलग अलग लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण संपत्ति इधर से उधर, उधर से इधर, किसी न किसी के उसमें नाम हो जाती है। ये सारे नियम आप ठीक कीजिए और कॉन्टेक्ट में भी रखिए, ऑनलाइन भी बनाइए कंप्यूटर पे ये सब चीज़, वहाँ पे एक कैमरा भी बनाइए कि किसने ली थी, ताकि वो आपको साक्षात दिखे कि ये संपत्ति हमारे अखाड़े में ये बंदा लेने आया था, इससे वार्तालाप हुई थी हमारी, इसने ही हमारे साइन करे। ये सब जैसे कोर्ट के नियम होते हैं ना, आप वैसे नियम अपने सख्त बना लीजिए ताकि इन भूमाफियों को
जो मुनाफा हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, जो इन डीलरों को प्रॉफिट हो रहा है, हर एक डीलर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ डीलर ये काम कर रहे हैं। अपना मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में वो मुनाफा आपको भी नहीं कमाने देते। अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में आपको तो राम रहीम और बॉबी देओल की आश्रम फिल्म के महाराज बता देते हैं और खुद अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, और वह सारा साइन करा लेते हैं, सब कुछ करा लेते हैं, नीचे से सेटिंग हो जाती है सब चीज़ लेन देन की, फिर ऊपर से कह देते हैं अरे ये तो महाराज बेकार है, इसके पास मत जाना, इसकी तो नीयत खराब है। ये तो एक बार गए ना तो बॉबी देओल का आश्रम वाली फिल्म वाला राज है, राम रहीम भी तो बैठा बुढ़ापे में वहाँ, वो भी तो बैठे आसाराम बापू, उनका क्या हुआ, वो भी ऐसी थे, ये भी तो ऐसी है। अरे ये तो सिर्फ एक कमाने का धंधा है, इनको कहीं ना सिद्धि विधि प्राप्त होती, सिद्धि विधि प्राप्ति होती तो वहाँ बैठते ना, वहाँ पे कैलाश पर्वत बैठे, पहाड़ों पे बैठे, जंगलों में बैठे, इनकी जगह वहाँ है। अरे इनके अभी मजे लेते अंदर एसी रूम में लड़कियों के साथ, तो मत जाइयो निरंजनी अखाड़े वहाँ पर जूना अखाड़े, ये न अखाड़ों में बाबू के चक्कर में मत पड़, तू ऐसे काम मत कर, कहीं फंस जाए फिर बेकार में, तेरे को तो बेरी ढूंढता रहेगा, पता लगा तेरा पति बेरी ढूंढता रहा, मेरी बीवी कहाँ गई, अरे चक्कर में मत पड़ ईशा, तू अपने घर रहे आराम से। मुझे कई लोगों ने बोला है, मैं उनके नाम जांच में खोल सकती हूँ जिन्होंने बोला है, और मुंह पे बोलूँगी, डरती नहीं हूँ मैं पीठ पीछे भी वही हूँ और सामने भी वही हूँ। मेरे लिए कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर मेरे लिए कोई स्क्रीनशॉट ज़रूरी नहीं होते। मैं जैसे पीछे हूँ मैं सामने भी वही हूँ। बस मैं रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ कि महाराज जी अपने नियम बदलें प्लीज़, आपकी ये बड़ी कृपा होगी। जैसा भी होगा, आप जैसे निर्णय लेंगे सबको स्वीकार होगा, आम जनता को होगा, सबको होगा ना, तो आप ये बनाइए, कोई दुख नहीं है। तब कम से कम आपका जो गलत इरादों में नाम लिया जाता है वो नाम नहीं लिया जाएगा। और जो ये मुनाफा कमाते हैं ना प्रॉपर्टी डीलर, जरा ये भी शांत हो जाएंगे। आप अपने नियम बताइए। जब गवर्नमेंट और सरकार अपने नियम अलग बना लेती हैं, चेंज करती हैं, जब नरेंद्र मोदी जी ने रातों रात नोट बदल दिए, तो आप अपने नियम रातों रात बदल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सारी व्यवस्था ठीक कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। एक जिसे कहते हैं ना, समाज में एक नियम लागू होना और उसका कोई उल्लंघन ना करे, ऐसा नियम सबके लिए बनाए। बेटा बेटी का भेद मत दिखाए। जो नियम आपके हैं, जैसा कंस्ट्रक्शन कराना है, कितना स्क्वायर फीट किसके पास होना चाहिए, आप अपना ये विषय सब्जेक्ट खोलें और मिल करके इसको बनाएं, क्योंकि आप भी समाज से बाहर नहीं है और मैं भी समाज से बाहर नहीं हूँ। कानून से भी कोई बाहर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। बस फर्क इतना है कि आप संत समाज और देवी ऊर्जा से लिप्त हैं और हम गृहस्थ से लिप्त हैं। मेरी कुछ बात बुरी लगी तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे को जितना बोलना आता है मैंने अपने मन की बात आप लोगों के बीच में रखी है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट तो मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि कोई मुझे मिला दे, और मुझे इतना खौफ बिठा दिया था ये सोच करके कि अरे अखाड़े में भी ये सब बॉबी देओल जैसी फिल्म चलती है और ये ना हो तेरा हाल वहाँ पम्मी जैसा हो जाए। तो मैं खौफ में थी, तो मैं इस कारण आप लोगों के संपर्क में नहीं आई। 1-2 बार कोशिश करी थी कि मैं महाराज जी के नज़रों में डालूं कि मेरी छत गिरने वाली है और मुझसे किराया भी नहीं लिया जा रहा है और मेरे को मेंटेनेंस करने क्यों नहीं दिया जा रहा है, आखिर क्यों। तो मुझे इसका जवाब जैसे मर्जी दीजिए, तो मैं तैयार हूँ उसको लेने के लिए। और अपना ये अखाड़े का नियम चेंज कीजिए ताकि हर एक व्यक्ति आपकी वाह वाह और प्रशंसा करे और आपके बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कोई ना करे और आपके ही बनाए हुए नियमों पर सब चले और आपका आशीर्वाद प्राप्त करे। कोई गलत बोलते हो तो क्षमा करना, और मुझसे कोई जानकारी लेनी हो किसी को तो वो मेरे को घर पे मिल सकता है, मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकता है अगर मैंने किसी के लिए कुछ गलत बोला है। लेकिन मैंने जितना बोला वो मैंने सच रखा है कि ये ऐसा मेरे साथ हुआ है, कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है। इसलिए महाराज और अखाड़े की आड़ में हमें भूमाफिया ख़त्म करने ज़रूरी है, और ये तभी ख़त्म होंगे जब महाराज लोग हमारा साथ देंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे और पुलिस प्रशासन हमारा साथ देगी, हमारा न्याय हमारा साथ देगा, हमारा कानून हमारे साथ देगा, तो हम ऐसे भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलरों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं ताकि घर की बहू बेटियाँ बचाई सके। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफियों को क्या हो रहा है कि ये संपत्ति खाली नहीं हो रही ना, तो इसकी बेटी को बर्बाद कर दो, इसकी बहन को बर्बाद कर दो, तो ये सब बचेगी बच्चियाँ। बाकी जैसे ईश्वर
चाहेंगे वैसे ही होगा। धन्यवाद।